हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 42 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 41 लेक्चर हो चुके हैं। टॉपिक वाइज करा रहा हूं, 41 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। देख लीजिए स्टार्टिंग से। अब देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां सारे वीडियो की लिंक दी है, स्टार्टिंग से देखना, जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होते जाए। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 42 रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं और सेकंड पार्ट में लिमिटेड क्वेश्चन है, जब आपका सेंटर स्टेट रिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो दिन में 3 बजे आता है। कब? दिन में 3 बजे। बिल्कुल सब काम छोड़ दीजिए और दिन में 3 बजे बिल्कुल सिस्टम के पास या मोबाइल के पास बैठ जाइए। जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आप इस वीडियो को देखिए। देन आफ्टर वीक में 2 दिन, वेडनेसडे एंड संडे, वेडनेसडे एंड संडे को ये वीडियो आता है। 2 दिन वीक में, दिन में 3 बजे। और विशेष ध्यान रखो, स्पेशल फोकस ऑन प्रेस बेल आइकन। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके इंपोर्टेंट वीडियो मिस हो सकते हैं और आपकी नॉलेज में हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के साथ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ जोनल काउंसिल। देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको जोनल काउंसिल के बारे में, बट वो मेरे फर्स्ट पार्ट में थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से। मैं थोड़ा भूल गया था कि जोनल काउंसिल कितनी है हमारे इंडिया में? 6 जोनल काउंसिल है। 6। मैंने उस वीडियो में आपको 5 जोनल काउंसिल बता दिया था, हालांकि 6 है क्योंकि लेटेस्ट 1971 में बनी थी। देखो, ये बनी कब थी? ये बनी थी किस एक्ट में? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से जोनल काउंसिल बनी थी। और अभी हमारे इंडिया में कितनी है? 6 जोनल काउंसिल है, बट 1956 में सिर्फ ओनली 5 जोनल काउंसिल बनी थी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। तो 1956 में कौन कौन सी थी? देखो, नॉर्थ जोनल काउंसिल, साउथ जोनल काउंसिल, ईस्ट जोनल काउंसिल, वेस्ट जोनल काउंसिल एंड सेंटर जोनल काउंसिल। ये बताना भूल गया था आपको, सेंट्रल जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल। क्लियर, याद रखोगे। देन आफ्टर 1971 में एक और जोनल काउंसिल बनी, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल। नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक और जोनल काउंसिल बनी, और इसी को मिला के हमारे इंडिया में हो गई 6 जोनल काउंसिल। और मैंने आपको यह भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जितनी भी ये जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है, इसको एक ही पर्सन हेड करता है, हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। कौन? यूनियन होम मिनिस्टर, जो कि अभी कौन है? अमित शाह जी। क्लियर, याद रखोगे। जितनी भी जोनल काउंसिल है हमारे इंडिया में, इनको एक ही पर्सन हेड करता है, जिसको बोलते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। क्लियर, जब भी मीटिंग होगी। अब ये समझते हैं कि ये पूछ रहा है कि जोनल काउंसिल में इन ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल गलत है। ये तो सिर्फ ओनली पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी। क्या? पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी। एंड देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द जोनल काउंसिल। क्लियर। तो क्या है? यही गलत है, फर्स्ट ही गलत है। सेकंड ही पढ़ लेते हैं। 5 जोनल काउंसिल हैव सेट अप अंडर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। बिल्कुल सही है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर 6 है। नहीं, 1956 में 5 जोनल काउंसिल सेटअप हुई थी। क्लियर, याद रखना। 1971 में एक और, जो नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल है। देन आफ्टर इट इज एडवाइजरी बॉडी। ये एडवाइजरी बॉडी है, बिल्कुल सही है, एडवाइज करती है। और इसका काम क्या होता है? दैट इंटीग्रेशन, मेंटेन द इंटीग्रेशन अमॉन्ग स्टेट। याद रखोगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच प्रॉपरली। इसमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है। देखते हैं अपन। देखो, यूनियन पार्लियामेंट पावर ऑफ एडजुडिकेशन इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। कौन से आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल नंबर 262 और 263 क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल। याद रखना, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा।
वी कैन से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 262। क्लियर, तो ये सही है बिल्कुल। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बिल्कुल सही है, ये एक्ट 1956 में आया था। देन आफ्टर नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 बिल्कुल सही है। रिवर बोर्ड एक्ट 1970 बिल्कुल गलत है। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में ही आया था। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में ही आया था, ना कि 1970 में आया था। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर सी है। द रीजनल काउंसिल आर कंस्टिट्यूटेड बाई, देखो रीजनल काउंसिल कौन सेटअप करता है, पार्लियामेंट के एक्ट से होती है, तो पार्लियामेंट लॉ करता है, याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल, जैसे मैंने बताया इंटरस्टेट काउंसिल कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 263। कौन सा है, आर्टिकल नंबर 263 रिलेटेड टू द इंटरस्टेट काउंसिल। अब याद रखना 1983 में कुछ हुआ था हमारे इंडिया में, आपको याद हो सरकारिया कमीशन सेटअप करा गया था, सरकारिया कमीशन सेटअप किया गया था। अब सरकारिया कमीशन क्यों सेटअप करा गया था, सरकारिया कमीशन ऐसे सेटअप करा था क्योंकि 1983 से पहले कई सारी स्टेट है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब ऑब्जेक्शन उठा रही थी कि हमको पावर बड़ी लेस है और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उनको चेंजेस होना चाहिए जिससे प्रॉपर फेडरलिज्म हो सके, प्रॉपर फेडरलिज्म हो सके। और फेडरल आप जानते हो क्या होता है, द शेयरिंग ऑफ इक्वल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्लियर, तो क्या हुआ, इसी को देखते हुए कई सारी स्टेट ने भी कमेटी सेटअप करी, जैसे राजमन्नर कमेटी तमिलनाडु ने सेटअप करी थी 1969 में। देन आफ्टर आनंदपुर साहेब वो एक कमेटी सेटअप करी थी, रेजोल्यूशन पास किया था पंजाब ने, ऐसे ही वेस्ट बंगाल ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था। इसी को देखते हुए किसी के भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किए। अब सेंटर ने सोचा कि कैसे एक्सेप्ट कर ले, स्टेट की कमेटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी खुद की एक कमेटी सेटअप करी गई जिसको बोलते हैं कमीशन, सरकारी कमीशन सेटअप करा गया। और इसमें 3 मेंबर थे, याद रखना 3 मेंबर कौन कौन थे। पहले तो इनको हेड ही कराते सरकारिया साहब, क्लियर, पहले तो सरकारिया जी थे जो कि इनको हेड करे थे। सेकंड थे एसएन सेन, क्लियर, एसएन सेन जी सेकंड मेंबर। देन आफ्टर थर्ड थे बी शिवारमन, क्लियर, ये थर्ड मेंबर थे जिनके रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे, कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे गवर्नमेंट ने, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल का रिकमेंडेशन इनका ही था। इसी को देखते हुए इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करी गई। कब सेटअप करी गई, 1990 में सेटअप करी गई, क्लियर, इन्हीं का रिकमेंडेशन था। और इसको आर्टिकल कौन सा दिया, अंडर आर्टिकल 263, कौन सा आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करी गई, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्लियर। तो ये पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर टू एस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको पावर है इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करने की, तो ये पावर है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सेटअप हुई थी 1990 में, क्लियर, याद रखोगे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, क्लियर, जिससे क्या हो कि कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इवन सेंटर स्टेट के भी जितने भी डिस्प्यूट है वो भी रिजॉल्व हो जाए, क्लियर, याद रखोगे। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हुई थी। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ले डाउन द टैक्स कैन नाइदर बी लेविड नॉर कलेक्टेड विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ये पूछ रहा है कि बताइए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि टैक्स ना ही इम्पोज किया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा विदाउट दी ऑथोरिटी ऑफ लॉ, बिना लॉ के बिना कोई भी इम्पोज नहीं कर सकते टैक्स। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 265, कौन सा, आर्टिकल 265 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि कोई भी टैक्स ना ही लेविट करा जाएगा ना ही कलेक्ट करा जाएगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं करेगी, याद रखना। चलते बनाएंगे, सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप टू रिव्यू, सरकारी कमीशन बताया मैंने सेंटर स्टेट के रिलेशन को रिव्यू करने के लिए, द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। हु अमंग द फॉलोइंग एज अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन, फिर से बता देता हूं, सरकारिया कमीशन में 3 मेंबर थे, कितने थे, सरकारिया कमीशन में 3 मेंबर थे। पहले कौन थे, हेडेड बाई सरकारिया, क्लियर, सरकारिया सर ने हेड किया था, 1983 में सेटअप करी गई थी, क्लियर। और बेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन सेटअप दी इंटर स्टेट काउंसिल, और जिसको आर्टिकल कौन सा दिया, आर्टिकल 263, याद रखना, हेडेड बाई सरकारिया। सेकंड एसएन सेन, और थर्ड थे बी शिवारमन,
देखो मेरा नाम भी आ गया है बीच में, रमन, हालांकि मैं नहीं था वहाँ, मैं शिवा लगा हुआ है, रमन नहीं थे। क्लियर, चलते अपन। तो क्या है कि डॉक्टर SR सेन थे, SN नहीं है, SR कर लेना, ठीक है। विच कमीशन एडवोकेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटरेस्टेड काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंट काउंसिल। ये पूछा है कि बताइए किसने रिकमेंडेशन दिया था कि एक परमानेंट इंटरेस्टेड काउंसिल होना चाहिए। तो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बता दिया, ये सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन था कि इंटरेस्टेड काउंसिल होना चाहिए, और डेफिनेटली हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डर, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर से सेटअप हुआ, और 1990 में सेटअप हुआ, और आर्टिकल कौन सा दिया, 263, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया। ये पूछा है कि बताइए कौन सा इसमें से कमीशन या कमेटी रिलेट नहीं करती यूनियन स्टेट रिलेशन से। देखो सरकारी कमीशन बिल्कुल 1983 में सेटअप करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट। राजमन्नर कमेटी बिल्कुल 1969 में तमिलनाडु के द्वारा। देन आफ्टर पुंची कमीशन सेंटर ने सेटअप करा था 2007 में, याद रखना। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिलेट नहीं करती सेंटर से रिलेशन है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी सेटअप करी थी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए। अब इसमें यह भी बोला गया था कि फंडिंग सिर्फ ओनली उनको मिलेगी जो कि नेशनल पार्टी है और स्टेट पार्टी है, जो कि इंडिपेंडेंट लीडर है उनको फंडिंग नहीं दी जाएगी। इंद्रजीत कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था, हालांकि एक्सेप्ट नहीं किया। ये रिकमेंडेशन इसलिए दिया था क्योंकि इलेक्शन में क्या हो रहा था, कई सारा करप्शन हो रहा था, इवन मनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी पब्लिक में, वोट बैंक हो रहा था कई सारा, पैसे बांटने से, वीकेंड से मनी से वोट खरीदा जा रहा था। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने प्लान सोचा कि क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करे पैसा, जो पार्टीज हैं उनके स्टेट में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको पार्टीज को वही डिस्ट्रीब्यूट करे, ना कि वो खुद अपना पैसे का मिसयूज करें। तो इसी के लिए एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी गई थी जिसने रिकमेंडेशन दिए थे रिलेटेड टू स्टेट फंडिंग, सेंटर फंडिंग ऑफ इलेक्शन या स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। क्लियर, चलते बनाएंगे। इज अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन एम्पावर्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक फॉरेन लोन डायरेक्टली? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है ही नहीं, ना ही कोई स्टेट इंडिया की फॉरेन लोन ले सकती है विदाउट परमिशन ऑफ द यूनियन। यूनियन की परमिशन पहले उसको लेनी पड़ेगी, तभी वो फॉरेन लोन ले सकती है। आपको एक बार की याद होगी शायद, केरला में एक बार फ्लड आया था और यूएई कंट्री ने बोला था वहाँ पर, क्योंकि केरला के कई सारे लोग बाग रहते हैं यूएई में, तो यूएई ने बोला था कि हम फंडिंग करने को तैयार हैं रिलीफ देने के लिए, बट सेंटर ने मना कर दिया था। सेंटर से केरला ने पूछा था कि हम ले लें क्या, तो सेंटर ने साफ साफ मना कर दिया था, हमारी इंटरनेशनल वैल्यू कम हो जाएगी, इंडिया की इंटरनेशनल वैल्यू कम हो जाएगी, और हमारी इंटरनेशनल वैल्यू, इसको देखते हुए हमने मना कर दिया केरला को कोई फॉरेन लोन नहीं मिला था। तो याद रखना, ये आपको लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चलते पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाई। ये पूछ रहा है कि बताइए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को असाइन कौन करता है, तो ये करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 274, आर्टिकल नंबर 274 में मेंशन किया है, एग्रीकल्चर इनकम को स्टेट को असाइन कर दिया है। Which one of the following tax is imposed and charged by the union but is divided into union and state? ये पूछा है कि बताइए कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि इम्पोज और चार्ज यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा की जाता है बट डिस्ट्रीब्यूट यूनियन और स्टेट के बीच में होता है। तो ये है टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। देखो एग्रीकल्चर इनकम तो पूरी स्टेट पे आती है, क्लियर, और जो इनकम पर टैक्स लगाया जाता है वो चार्ज और कलेक्ट यूनियन गवर्नमेंट करती है, बट बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बिटवीन यूनियन और स्टेट के बीच में। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर आपके सेंटर स्टेट के रिलेशन मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए, इवन 2 पार्ट में। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना है। अगर आपको हर एस्पेक्ट से आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको डेफिनेटली सेंटर स्टेट रिलेशन का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आज मैं पढ़ा चुका हूँ आपको लेक्चर नंबर 42, अब पढ़ाऊंगा आपको लेक्चर नंबर 43 रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।